Hello and welcome to the Statesman Talk. I'm Ananya Dasgupta. On this episode, we are joined by Akhilesh Prasad Singh. He's a member of parliament in Rajya Sabha from Bihar, and he's also a member of the Congress Working Committee. Thank you very much, sir, for joining us on Statesman Talk. I'm going to ask you the questions in Hindi. आप जरूर in English आप जरूर हिंदी में जवाब दीजिए जैसे आपको ठीक लगता है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाके ये पहुंचे आपका जवाब. I can answer you in English, but since majority population in Bihar knows and speaks Hindi, so I'll answer you in Hindi. Absolutely fine, sir. Definitely. You've been protesting in Parliament over the electoral roll revision in Bihar. We've heard now from the Election Commission, which of course is a constitutional body, which says that this is a question of cleaning up the roll and not about removing people. Why is this distinction unacceptable to you? इसको समझने की ज़रूरत है. लास्ट जो रिवीजन हुआ था वो 2003 में हुआ था, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे. उस समय जो ये प्रोसेस था उससे इलेक्शन लोकसभा का 1 साल दूर था और 2 साल असेंबली इलेक्शन दूर था. तब तो बात समझी जा सकती थी. अभी 25 दिन के अंदर अंदर वो भी बिहार का एक बड़ा भूभाग 60% से ज़्यादा एरिया जो नॉर्थ बिहार का है वो बाढ़ में डूबा रहता है. एक जिला से दूसरे जिले जाने में कठिनाई होती है. उस समय इलेक्शन कमीशन ने ये प्रस्ताव लाया और उस समय जब 2003 में हुआ था उस समय 5 करोड़ के आसपास लोग थे मतदाता. अब वो बढ़ के 7.25 करोड़ के लगभग हो गए. तो आप और हम कोई भी समझ सकता है इस बात को कि ये इतने कम दिनों में संभव नहीं है. ये जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है उस तरह से वहाँ का वोटर लिस्ट को तहस नहस करेगा. और मैनिपुलेशन के बारे में मैनिपुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ. आपको शायद ये भी मालूम होगा कि ये 11 पार्टियाँ, हम लोग उसमें मैं भी हिस्सा था, हम लोग इलेक्शन कमिश्नर से मिले थे और हम लोगों ने इश्यूज उठाए थे कि ये समस्या है 1 2 3 4 करके. और उसमें हम लोगों ने सुझाव के तौर पर कहा था कि आधार कार्ड को आपको ये करना चाहिए, जो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन खुद ही देती है उसको आपको मान्य करना चाहिए, जो राशन कार्ड है उसको आपको इसमें मान्य करना चाहिए. बट इलेक्शन कमीशन ने किसी की बात नहीं सुनी और उस दिन से ही हम लोगों को लगने लगा कि इलेक्शन कमीशन आमदा है इसको ये करने में. सभी को मालूम है कि 20% पॉपुलेशन बिहार का माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जो बाहर आके मजदूरी करता है, व्यवसाय करता है और नौकरी करता है. वो कहाँ से बीएलओ से जाके मिलेंगे, कहाँ से बीएलएस जो पॉलिटिकल पार्टीज के बने हैं उनको पकड़ेंगे और वो सर्टिफिकेट माँ बाप से लेके सब जिस तरह का उसमें कम्बरसम प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने फिक्स किया है उसमें कभी हो नहीं सकता. So, एक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ. Is your objection or primarily about the timing of this exercise, that it is too close to the Bihar election? हो सकता है 3-4 साल पहले हो जाता बिहार इलेक्शन के लिए भी, तो ये तो हम लोग दिक्कत नहीं होती. तब ये दिक्कत नहीं हो सकती थी. लेकिन अभी जब 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता बढ़ गए और आप सीधे 25 दिन के अंदर अंदर ये करना चाहते हैं, और मैं रोज ही देखता हूँ एक दिन 52 लाख वोटर्स को वोटिंग राइट से वंचित किया जाएगा. डिफरेंट कैटेगरीज उसमें डेथ बट उसमें कैटेगरीज तो उन्होंने बताया 62-64 लाख फिर पहुंच गया. एक आज तक के चैनल पर मैं एक रिपोर्ट भी देखा कि वहाँ 1 लाख परिवार को केवल पूर्णिया कमिश्नरी में हटा दिया गया और सब लोग परेशान हैं. कहीं कहीं बीएलओस को की पिटाई भी हो रही है. ये खबरें नहीं आ रही हैं. तो ये सब पर विचार करना चाहिए. इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता जुड़े, जिनका जो उस एज ग्रुप में आ गए हैं 18 साल के बाद, उनको आप जोड़ने का काम करिए, न कि कास्ट और रिलीजन के आधार पर, गरीबी और गुर्बत के आधार पर उनको अलग करिए.
So why are you insisting on a discussion in Parliament on this revision of electoral rules? You've already approached the Election Commission. You've raised your voice in public. करेक्ट, क्योंकि हाउस चल रहा है और पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है, तो कहाँ डिस्कशन हो। हम लोग सरकार का भी पक्ष सुनना चाहते हैं। हम लोग तो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर इस पे जवाब दें कि इस तरह का कैसे संभव है। इलेक्शन कमीशन का महत्व तो इसीलिए है ना कि राजनीतिक पार्टियां यहाँ हैं। राजनीतिक पार्टियां नहीं रहें तो इलेक्शन कमीशन का भी कोई मतलब नहीं है, चुनाव का भी कोई मतलब नहीं है। और लोगों से आप वोट मांगने जा रहे हैं। 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें आप उसी वोटर लिस्ट से चुनाव कराए हैं। 543 में से 40 सांसद बिहार से चुन के आए हैं। अगर वहाँ से 30 हटा दें तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अगर फिर से चुनाव होने लगे तो। तो इसमें ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ठीक चुनाव के पहले ये एक्सरसाइज करना पड़ रहा है? But again, I'm just going to play a devil's advocate. When the Election Commission carries out an exercise like this, there will always be election in some part of the country or another. आज बिहार है, कल कोई और स्टेट होगा, कल बंगाल हो सकता है, any other state. So there may always be this allegation that the timing is not right. आप बिहार के लिए कर रहे हैं। नहीं, बिहार में अभी 2 महीना बाद चुनाव है। मैम, तो अभी तो बिहार की बात हम लोग करेंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्शन तो नहीं, कभी ना नहीं। कभी किसी ना किसी स्टेट में होगा ही। आप करें 2 साल बाद कर लें, तो 2 साल बाद 1 साल बाद कर लें। तो किसी और स्टेट में होगा, तब उस तो स्टेट से हो सकता है। किसी और स्टेट में अगर असेंबली इलेक्शन हो रहा है उसको टालना चाहिए। वो जब पूरा प्रोसेस हो जाए, उतना टाइमिंग रहे, तब कराइए आप उसका इलेक्शन, या वहाँ उसके बाद कर लीजिए। नहीं, अभी 1 साल पहले कैसे उसी ये पे हो गया बिहार में चुनाव? अगर गड़बड़ी दिख रही थी इलेक्शन कमीशन को, तो लोकसभा का चुनाव कैसे हो गए? वहाँ कैसे पार्लियामेंट के मेंबर्स चुन के आ गए? मेरा इस सवाल का भी तो मुझे जवाब चाहिए इलेक्शन कमीशन से। हम लोगों को कोई उस पे ये नहीं है, हम उन पे उँगली नहीं उठा रहे हैं। उँगली उठा रहे हैं उस टाइमिंग पर, और जो प्रक्रिया और जिस तरह का सर्टिफिकेट वहाँ वो उपस्थापित करने के लिए कह रहे हैं। आप भी इंडिया की रहने वाली हैं, किसी स्टेट की होंगी। आधार कार्ड को जब जोर-शोर से प्रसारित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि मेरा आधार मेरा पहचान, मेरी आधार मेरी पहचान, हर जगह पेट्रोल पंप से लेके सब जगह आप भी देखी होंगी, हम लोग भी देखते हैं। तो अब उसी आधार कार्ड का कोई मायने मतलब नहीं रह गया। जिस इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो वही निर्गत करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो इस बात को तो अहमियत देनी चाहिए, और ये केवल हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिस दिन जाके इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट किए थे पार्टीज की तरफ से, उसके बाद जो जजेज सुप्रीम कोर्ट के सुने, तो सुनवाई के दौरान उन्होंने डायरेक्शन दिया या सजेशन के तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा कि नहीं, ये आपको आधार कार्ड को मानना चाहिए। Yes, that's right. But Bo- again, to be noted, Yes. the Honorable Supreme Court hasn't put a stay on the process so far. I never said that they had stayed this verdict, but Supreme Court will again listen on this matter on 28th, which is on Monday. तो उसका तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ होता है तो फिर ठीक है, लेकिन लोगों की कठिनाइयों को, जो मुद्दा है, उसको तो हमको उठाना पड़ेगा एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग वही काम कर रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अभी जस्टिस वर्मा का केस था, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करते थे। तो अभी उनको हटाने का काम कहाँ से हो रहा है? राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो जब कुछ इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं, तो संसद ही सुप्रीम बॉडी है जहाँ ये डिस्कशन हो सकता है। The Election Commission says about Rahul Gandhi's charge. Rahul Gandhi made that allegation that he has 100% proof that the Election Commission allowed cheating in one seat in Karnataka in last year's Lok Sabha elections. The Election Commission has called it an afterthought because there was no appeal that was filed on behalf of the Congress with election officials, nor was the matter challenged in the state high court. So why is he raising this matter now? Did he not raise this earlier is the argument that they have posed. नहीं, मुझे उसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कोई उस तरह का बात नहीं कर सकता। निश्चित जानकारी राहुल जी के पास है, तो इसका उत्तर भी निश्चित उत्तर आपको उन्हीं से मिलेगा। इसलिए ये सवाल शायद मुझसे पूछना उचित नहीं है,
और मैं कर्नाटक के उस कंस्टिट्यूंसी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। Okay, मैं because उस पे that was also नहीं, मैं उस पे टीका टिप्पणी करना, जब मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कैसे कर okay, सकता हूँ? accepted. There is one BJP argument to Rahul Gandhi's vote bandi charge in Bihar that the election commission is a soft target, that you haven't charged the election commission of any wrongdoing when the Congress wins in states like Himachal Pradesh, in Telangana, in Wayanad election, for example. नहीं, हम लोग अभी लोकसभा में भी हम लोग जब बीजेपी की सरकार बन गई जोड़-तोड़ से, नीतीश जी की मदद से, चंद्रबाबू की मदद से, तो उस पे भी तो हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया। हम लोगों ने अपना डिफीट स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। और जहाँ तक कि बिहार की स्थिति है, बिहार में पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो 40 में से 39 सीटें बीजेपी और उनके गठबंधन और मित्र दल के लोग जीत के आए थे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो केवल वोटों का अंतर 12,000 का था। हम लोगों के महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में वोट का अंतर केवल 12,000 का था। सीट का अंतर जरूर शाम को इधर उधर हो जाने से 7 सीट उन लोगों को ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। इस बार तो 40 में से 30 ही सीट वो जीते हैं, 10 सीट तो हम लोग जीते हैं। तो असली कठिनाई वहाँ है। और पेट में जो भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो रहा है और जिसकी वजह से एसआईआर कराने का बरामदा है इलेक्शन कमीशन, वो यही स्थिति है। So you're saying they are on the weak footing right now. करेक्ट। Is there any thought on whether you will boycott elections in Bihar, as Tejasvi Yadav has said? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। हम्म। एक ऑप्शन और ये गुस्सा आक्रोश में चूंकि इलेक्शन कमीशन नहीं सुनने को तैयार है, तो तेजस्वी जी ने कह दिया होगा। तेजस्वी जी कभी भी इलेक्शन बायकॉट और या कोई भी पार्टी ऐसा कैसे हम लोग कर सकते हैं? हम बिहार की धरती पे मजबूत लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं और पॉलिटिकली सजग लोग हैं। वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो आप अभी एक बीजेपी का एलिगेशन है that this boycott call, which at least Tejasvi has given, is a clear sign that you've already conceded defeat, and that is why they are already calling for a boycott, because abhi you are not prepared for the elections. ये बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे और ये सब करा चुकी है बिहार में, और ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ इस बार हम लोगों का दाल नहीं गलने वाला है। इसी तरह का बात वो झारखंड चुनाव में भी कहते थे। झारखंड और बिहार तो एक ही स्टेट हुआ करता था, 2000 में बंटवारा हुआ। तो झारखंड और बिहार के मन मिजाज को हम अच्छी तरह से समझते हैं, और वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ की बुरी हार होने वाली है। I'll take you back to the last Bihar election, because, and the question now arises, because you're part of the Congress working committee, you're from Bihar. How are you going to now strategize for the Bihar polls, given that you won 19 out of 17 seats allocated to you in the last Bihar elections of 2020, and the RJD at that time, which was the single largest party, faulted you for not being able to form the government, for the coalition to form the government in Bihar? ये सच्चाई है कि उस समय हम लोग को 19 ही सीट आया था, और हम लोग अगर 5-7 सीट और जीते हुए रहते तो वहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार रहती। तो इस बार आपने लोकसभा का चुनाव का परिणाम देखा होगा। जिस समय मैं हेड कर रहा था बिहार कांग्रेस को, मैं वहाँ का अध्यक्ष था, तो हम लोग 9 सीट लड़े थे, और अगर पूर्णिया का सीट भी मान लीजिए, वो भी कांग्रेस का झंडा लेके और कांग्रेस के विचार से प्रभावित होकर राहुल जी का नाम लेके, प्रियंका जी का नाम लेके, कांग्रेस पार्टी का नाम लेके चुनाव लड़े, तो 4 सीट हम लोग भी जीते हैं। So you're saying much has changed between 2020 Bihar And elections and 2025. 2024 Lok Sabha elections. Your performance under your leadership in Bihar. 2.4% वोट बढ़ा है मेरे रिजीम में 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में, जहां पिछली बार 2019 में 30 लाख वोट आया था। वही 9 सीट हम लोग लड़े थे 2019 में भी, और 2024 के चुनाव में हम लोगों को 40,82,000 वोट आया। 10,82,000, 10 साढ़े 10 लाख, 11 लाख वोट ज़्यादा आया है। कहने का मतलब है कि एक सीट पर 1 लाख वोट से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो बदलाव आया है स्ट्रेटजी में, तैयारी में, वर्कर्स में जोश है। अभी राहुल जी के जाने से बिहार में युवाओं का, महिलाओं का, मजदूरों का, किसानों का, सबका आकर्षण
राहुल जी के तो और क्या बदला है इन 4 सालों में या 5 सालों में, क्या बदला है? आप कह रहे हैं राहुल जी के जाने से बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन देयर मस्ट बी अदर रीज़न्स आल्सो दैट यू फील थिंग्स हैव चेंज्ड ऑन द ग्राउंड। संगठन को भी हम लोगों ने मजबूत किया है। विलेज लेवल वर्कर्स, प्रखंड लेवल वर्कर्स और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर्स है, वहाँ का संगठन में मजबूती आई है और इस चुनाव में आपको बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। What else are going to be the poll issues in Bihar this time? एक तो आपका हो गया है ये, this has become the issue, right? पलायन और नौकरी एक बड़ा इशू है बिहार के लिए। मैंने पहले भी कहा कि 20% पॉपुलेशन और वोटर्स बाहर हैं। ये क्यों हैं? Because there are no jobs. देयर आर नो जॉब्स। आपको अगर सही बात बताएं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर नीति आयोग है और हर 6 महीने पे हर स्टेट का रिपोर्ट कार्ड जारी करती है। वो तो कोई कांग्रेस पार्टी के कहने से नहीं कर रही है, वो प्रधानमंत्री जी के मातहत काम करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, हेल्थ सेक्टर में 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, हायर एजुकेशन का कभी हब हुआ करता था बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आप सुनी होंगी, जहाँ से दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। आज उसी एजुकेशन का हालत ये हो गया कि 28 बड़े राज्यों में एजुकेशन में भी हम 28वें स्थान पर हैं और प्रायः सभी सेक्टर में यही स्थिति है। तो प्रधानमंत्री जी का 11 साल, नीतीश कुमार जी का 20 साल और बिहार अगर यही स्थिति से प्रोग्रेस करा, पहले भी बीमारू स्टेट के रूप में जाना जाता था। अगर आप सही मायने में पूछे मेरे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता से, तो मैं यही कहूँगा कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद बिहार में कुछ गया नहीं। बिहार को केवल धोखा में रखा गया। हर सरकार बदलती गई और वादा होता रहा। जैसा मैंने पहले कहा, 2000 की विधानसभा में मैं भी काम करता था, वहाँ की विधानसभा में मेंबर था, मंत्री था बिहार सरकार का। आप निकाल के देख लीजिए, उस समय LK आडवाणी जी गृह मंत्री थे और बंटवारे के बिल पर बहस करते हुए, जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे, 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे। आज भी उस पैकेज का बाट जो हो रहा है बिहार का लोग, कहाँ चला गया वो पैकेज? उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, उन्होंने घोषणा किया 1,25,000 करोड़ का, वो पैकेज कहाँ चला गया? तो केवल गुजरात, दक्षिण के कुछ राज्य में अच्छा करने से देश का पूर्वी भाग प्रोग्रेस नहीं कर सकता है और ये बिहार और बंगाल के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं। Okay, this is the last question. You are saying that Bihar has been neglected for years. What will you, that is the Congress party, do for Bihar if you come to power this time, and how confident are you of winning the election this time? देखिए, 2004 के भारत की सरकार में मैं मंत्री था। मैं काम देखता था कृषि महकमे का और खाद्य विभाग का। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब हम लोग मंत्री बन के आए, मैं चला गया था, अभिनंदन होता है मंत्री बनने पर अपने इलाके में। वहाँ प्रधानमंत्री आवास से मुझको फ़ोन आता है कि फलां डेट को किसान संगठन के 95 से 100 के बीच में प्रतिनिधि आएंगे, प्रधानमंत्री आवास में आपको रहना है, क्योंकि पूरक बजट होके इलेक्शन में जाता है, तो बजट आना था। और सबको उन्होंने सुना एक एक करके। उस समय आत्महत्या हो रहा था विदर्भ के रीजन में और भी भारत के दूसरे हिस्सों में। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या कारण है, क्यों किसान आत्महत्या करता है? उन लोगों ने बताया कि लोगों का जो कर्जा है बैंकों से, कोऑपरेटिव बैंक से या दूसरे बैंक से, वो कर्जा लौटा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से लोग आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि MSP को जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, एक नेशनल लेवल पे 10 रुपया 20 रुपया पहली पंचवर्षीय योजना से लेके, उस सरकार शायद 11वीं या 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तब तक हम लोग सचमुच देखे, उन लोगों ने दिखाया कि 10 रुपया 20 रुपया एक बार वाजपेयी जी के समय में 50 रुपया की बढ़ोतरी हुई थी। तुरंत मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फैसला किया और मैं खुद घोषणा किया था कि जहां वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में धान का कीमत 550 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था,
उसको सीधे 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम हुआ। 620 रुपया प्रति क्विंटल जिस गेहूं का कीमत हुआ करता था उसको 1240 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम हुआ। उसी तरह से शुगर केन में तिलहन दलहन और सभी में किया गया। कोई सरकार आज तक कर नहीं पाई है। अभी भी नरेंद्र मोदी जी पिछली बार आए थे तो उन्होंने वायदा किया था, देश की संसद में भाषण करते हुए कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, भले लागत खर्च जरूर तिगुना और चौगुना हो गया। तो ये स्थिति है इस देश का। सबसे ज़्यादा 60% से ज़्यादा लोग कृषि की आजीविका पर निर्भर करते हैं और उन्हीं की स्थिति जब ऐसी रहेगी तो देश कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी अंतिम चरण में। कहीं आप अगल बगल भी देख लीजिए, जो बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, वहाँ भी इतनी बड़ा बेरोजगारी नहीं है जितना हम लोगों के यहाँ है। आज गरीबों के थाल से दाल और सब्जी गायब है, ये स्थिति है। तो कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग देश को? वास्तविकता से भागना नहीं चाहिए, जो इश्यूज है उस पर बहस होनी। You have raised the issues, but how confident are you of winning this election? I am very confident that we are going to form next government in Bihar. All the best to you and your party for the Bihar elections, and thank you very much for joining us here on Statesman Talk. That's it then on this episode of the Statesman Talk. Don't forget to post your comments on what you thought of this particular episode, and to like, share, and subscribe. We come to you from the House of the Statesman, which is one of India's oldest English newspapers.